सभी प्यारे विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा आप लोग का, और बहुत अच्छे से वीडियो आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए आगे जो हम देखते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्थिर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पार्ट 2 हम करने जाएंगे। आज जो हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, उसे हम समझेंगे, और जहाँ पर भी यदि आपको समझ में नहीं आएगा आप मुझे क्या कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हमारा टॉपिक है स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो कक्षा 11 में आपने पढ़ा था, जिसको न्यूटन ने दिया था, ठीक है, और स्थिर वैद्युत बल से कूलाम ने दिया था। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक फिगर के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई एटम है, ठीक है, ये कोई एटम है, ठीक है, और ये क्या है, उसका नाभिक है, प्रोटॉन है यहाँ पर, समझिए, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। उस परमाणु के चारों तरफ क्या कर रहा है, वहाँ घूम रहा है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, आपस में एक मजबूत बंध से क्या होते हैं, लोग बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, तो कूलाम ने तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण बलों से क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं और एक आवेश का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, या एक विद्युत का क्या करते हैं, या निर्माण करते हैं। लेकिन न्यूटन ने भी कहा था कि जिस वस्तु में क्या होता है, भार होता है, जिस वस्तु में क्या होता है, किसी पदार्थ में क्या होता है, भार होता है, तो क्या करता है, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे इन दोनों में आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो न्यूटन ने भी कहा था कि यदि किसी परमाणु या किसी पदार्थ में क्या है, किसी कण में क्या है जी, भार है, तो मतलब ये वो बोले थे कि समस्त जो है वस्तुएं क्या करती हैं, जिसमें भी भार होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो प्रोटॉन का भी भार होता है, हम जानते हैं, और इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है जी, भार होता है। ठीक है, तो चलिए इसी को हम समझते हैं। ठीक है, दोनों के नियम समझेंगे, दोनों के बल से हम समझेंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा और एक जो है हम स्थिर वैद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिक के पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम कूलाम का देख लेते हैं। ठीक है, F इक्वल्स टू 1/, ये है स्थिर वैद्युत का, ये कूलाम के नियम से, ठीक है, कूलाम के नियम से, ठीक है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। यहाँ पर Q1 की जगह हम क्या लिख देते हैं, हम इलेक्ट्रॉन लिख दे रहे हैं। ठीक है, और ये गुलाम के लिए है तो Fe, ठीक है, और यहाँ पर हम प्रोटॉन, ठीक है, तो आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। देखिए 1/4πε का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ इंटू, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, आप सभी जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁹, और प्रोटॉन पर भी जो आवेश होता है वह भी सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ उसको 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है, r² का r², इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार अब हम न्यूटन के फॉर्मूले से देखते हैं, न्यूटन के नियम से हम देखते हैं। ठीक है, न्यूटन के, तो उसे हम Fg इक्वल्स टू कैपिटल G m, अच्छा, तो यहाँ पर जो है हम इसको हम me और mp से हम लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास। ठीक है, Fg इक्वल्स टू जो कैपिटल G का जो मान होता है, ये होता है 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू पर क्या कर देंगे, इसे हम पुट कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31। ठीक है,
और जो प्रोटॉन पर जो मास होता है वो होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27। तो इस सभी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, फिर उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम लिखते हैं। ये होता है 6 पॉइंट कैपिटल जी का मान 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 और प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27। ठीक है, और नीचे में क्या है जी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। फिर हम आगे लिखते हैं, हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से हम समीकरण 2 का क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 का भाग करने पर, ठीक है, भाग कर देते हैं, तब क्या होता है हम देखते हैं एफ ई बाई एफ जी इक्वल्स टू, ये जो पूरा वैल्यू है, ठीक है, ये सभी कैलकुलेशन, ये आर स्क्वायर पे से कट जाएगा और ये सभी क्या होता है कैलकुलेशन होने के बाद जो एग्जैक्ट जो वैल्यू आता है, पूरा कैलकुलेशन होने के बाद जो वैल्यू हमारे पास जो निकल कर आता है वो होता है 2.27 मल्टीप्लाई 10⁻39। ठीक है, आगे हम इसको लिख सकते हैं एफ ई इक्वल्स टू एफ जी मल्टीप्लाई, यदि मैं इस 2.27 को नेग्लिजिबल मानूं इसकी तुलना में, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 10⁻39। ठीक है, ये हमारा क्या फाइनल फॉर्मूला है। देखिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है, जो कूलाम ने जो नियम दिया था, जो वो बल होता है वह ग्रेविटेशनल नियम का 10⁻39 गुना ज़्यादा होता है। अर्थात आप बोल सकते हैं कि विद्युत बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। जो विद्युत बल होता है, जो स्थिर वैद्युत बल होता है, जो विद्युत बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻39 गुना क्या होता है, अधिक होता है। यही क्या है उनका नियम है, जैसे आप नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं, इसी को आगे समझते हैं। विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, मैं यहाँ पर हेडिंग लगाता हूँ विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए जहां, जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये क्या है, कोई आवेश है और इसका क्या है, आसपास क्या है, इसका प्रभाव है। ठीक है, मतलब आवेश का, ध्यान समझेंगे, आवेश के चारों ओर का, ठीक है, या आप बोल सकते हैं आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे पर्टिकुलर, जैसे बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में आवे हमारे 12 तोला देख ले, वो ऐसे बोलते हैं ना, मजाक मजाक में झगड़ा करते रहते हैं तीन लोग। तो यही चीज है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र क्या है, तो विद्युत क्षेत्र को आप बोल सकते हैं कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग? ठीक है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका क्या रहता है, प्रभाव रहता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है जी। इसी प्रकार हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम समझते हैं। ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसे आप बोल सकते हैं इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं हम। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का बल है। क्या है, एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है जी, एक प्रकार का बल है। कैसा बल है, जो एकांक धनावेश पर लगता है। ठीक है, बड़े ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको समझने से पहले आपको मैं एकांक धनावेश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एकांक धनावेश क्या है, इसे आप परीक्षण आवेश भी कहते हैं। ठीक है, परीक्षण आवेश क्या होता है, एकांक धनावेश। देखिए ये क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है और इसकी किसी विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर क्या रखा है, क्या रखा गया है, एकांक धनावेश रखा गया है। क्या रखा गया है जी, एकांक धनावेश, मतलब जो आवेश है, ठीक है, वो एकांक धनावेश, ये इस तरीके से। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्या है, इसे प्लस था,
वही है, ठीक है, प्लस भी लिखें तो भी चलेगा, ठीक है। आवेश क्या है, एक है। आवेश क्या है जी देखिए ये आवेश है और ये यहाँ पर क्या एकांक धनावेश है, ठीक। आवेश यहाँ पर बता दिया है क्या है, एक है। मतलब विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जो एक जो आवेश है, जो एकांक आवेश है, जो एकांक धनावेश है और आवेश के बीच, ठीक है, ध्यान समझेंगे, एकांक धनावेश और आवेश के बीच, ठीक है, एकांक धनावेश और आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आवेश और एकांक धनावेश के बीच जो लगने वाला जो बल होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का क्या है, बल है जो एकांक धनावेश पर लगता है। आप सीधा बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो आप बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का बल है जो किस पर लगता है, एकांक धनावेश पर लगता है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि आवेश और एकांक धनावेश के बीच जो लगने वाला जो बल होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम इसको देखते हैं। कूलॉम के नियम से तुम समझते हैं, ठीक है। F इक्वल्स टू 1/4 पाई 7 नॉट और Q और एकांक धनावेश तो गुणा 1 और ये क्या आर स्क्वायर, ठीक है। तो आगे इसको हम हल करते हैं। हमने बोला कि एकांक धनावेश क्या है, सॉरी विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो हम इसे प्रदर्शित करते हैं और वो एक प्रकार का क्या है जी, बल है। तो आगे से हम लिखेंगे 1/4 पाई अब 7 नॉट Q1 का Q1 होगा ये और ये आर स्क्वायर, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं इस दोनों ये इसे आप डेरिवेशन इसका समझ सकते हैं। इसको हम आगे कैसे बनाएंगे, इसको आगे आप देख सकते हैं। दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, Q नॉट का गुणा कर देते हैं, Q नॉट का गुणा करने पर, ठीक है। Q नॉट का क्या करने पर, गुणा करने पर। तो हम Q नॉट का क्या कर देते हैं, यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो Q नॉट ई इक्वल्स टू 1/4 पाई अब 7 नॉट Q और Q नॉट बाई आर स्क्वायर। आगे देखिए Q नॉट ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए हम कूलॉम के नियम से हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं जी, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, F के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर Q1 Q2 सॉरी ये Q0 और ये Q1 और ये आर स्क्वायर। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, ये बल के बराबर है, ये इसी के जैसे ही लिखा हुआ है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसे आप ए बोल सकते हैं, ठीक है। यदि ठीक है तो यही क्या है, तो यदि आप जो मान लीजिए Q नॉट क्या है, एकांक है, एक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, ये एक, ठीक है। इस तरीके से आप क्या बोल सकते हैं कि बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ पर आप एक डेरिवेशन और बना सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं E इक्वल्स टू एफ और ये Q नॉट को क्या कर दीजिए, इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। तो इस प्रकार से E इक्वल्स टू एफ बाई Q नॉट, ठीक है, ठीक है जी। ये इसके बाद ये लिख लीजिएगा, फिर ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद ये लिख लीजिएगा, फिर ये लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से हम समझ सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का क्या है, बल है, ठीक है। या विद्युत क्षेत्र, और इसके लिए आप सरल परिभाषा क्या बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र पर मान लीजिए क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र पर रखा एकांक धनावेश, कौन जी, एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर से समझा रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, ठीक है। ठीक, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसी प्रकार से अगला टॉपिक होगा हमारा विद्युत बल रेखा, ठीक है, ठीक है। विद्युत बल रेखा को हम पढ़ते हैं अगला, कि विद्युत बल रेखा क्या होता है इसे आप लोग समझिएगा, ठीक है। विद्युत बल रेखा क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं विद्युत बल रेखा क्या है। विद्युत बल रेखा, ठीक है, बड़े ध्यान समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है।
ये, ठीक है। ये इसके किसी, इसका क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके किसी बिंदु पर मैं क्या रख दे रहा हूँ, एकांक धनावेश रख दे रहा हूँ। क्या रख दे रहा हूँ, एकांक धनावेश। तो ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज क्या करेगी, दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसकी दूरी को बढ़ाते जाऊँ, +1 को इधर करते जाओ, इधर करते, तो इस प्रकार से उसकी क्या होगी, स्थिति बदलती जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्या बदल जाएगी, उसकी स्थिति क्या होगी, बदलती जाएगी। विद्युत बल रेखाएं क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि जो धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। फिर समझिएगा, धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है, लेकिन ऋण आवेश से फिर धन क्यों नहीं जाती। जैसे चुंबकीय बल रेखा में क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा में, और इसमें चीज डिफरेंट है, वो है कि चुंबक में क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा में वो रीढ़ से जो है फिर जो है साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, अंदर की ओर नहीं होता है, ठीक है। खाली ये खुला वक्र बनाता है, इस तरीके से क्या बनाता है, खुला वक्र बनाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से क्या बनाएगा, खुला वक्र बनाता है। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं धन से प्रारंभ होती है और ऋण पर समाप्त होती है, ठीक है। इसके अगर हम गुण की बात करें, पेपर में आता है विद्युत बल रेखा क्या होते हैं, तो आप बोल सकते हैं विद्युत बल रेखा यह जो है, यदि किसी विद्युत क्षेत्र पर रखे काल धनावेश जो है उसको क्या करता है, प्रतिकर्षित कर देगा। विद्युत बल रेखा क्या है कि विद्युत से धनावेश से निकलने वाली बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं बोल सकते हैं, एक प्रकार की क्या है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। कि बहुत सारी जो विद्युत रेखाएं क्या होती हैं, धनावेश से निकल रही हैं और ऋण आवेश पर क्या हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। तो इस प्रकार की इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। आप इसे समझिएगा। इसके गुण में आप पहले लिख सकते हैं कि ये धन से क्या होता है, प्रारंभ होता है और ऋण पर क्या होता है, समाप्त होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि क्या करता है, ये खुला वक्र बनाता है। क्या क्या बनाता है, ये खुला वक्र बनाता है। जबकि चुंबकीय बल रेखा क्या करता है, बंद वक्र बनाता है। लेकिन ये क्या बनाता है जी, खुला वक्र बनाता है। हम तीसरा बात करते हैं, जहां पर विद्युत बल रेखाएं अधिक होती हैं, ठीक है, मतलब जहां पर बल रेखाएं क्या होती है, अधिक होती हैं, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, अधिक होता है। मतलब सघन स्थान पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, जहां पर विद्युत बल रेखाएं अधिक होंगी, जहां पर विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, अधिक होंगी, वहां पर मतलब जहां पर सघन होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। आगे हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये क्या करते हैं, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये एक दूसरे को लंबवत आकर्षण करते हैं। लंबवत आकर्षण का मतलब होता है, मान लीजिए यदि यहाँ पर भी यदि कोई विद्युत बल रेखा होती है तो उसको इस तरीके से क्या करते हैं, वो आकर्षण करते हैं, ना कि इस प्रकार से आमने सामने नहीं, इसी लंबवत करते हैं। तो इनमें आकर्षण किस प्रकार होगा, लंबवत होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं या नहीं काट सकती हैं, ठीक है। क्यों नहीं काट सकती, क्योंकि हम मैथ के कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि मान लीजिए इस कटान बिंदु पर यदि वो काट रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर काट रहे हैं, ठीक है। दो विद्युत बल रेखाएं, सपोज दैट यहाँ पर इस तरीके से क्या है, दो विद्युत बल रेखाएं ऐसे काट रहे हैं, ये कटान बिंदु हो गए। तो हम जानते हैं कि किसी केवल और केवल किसी एक बिंदु पर क्या करते हैं, एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। याद रखिए, एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो नहीं। जबकि यहाँ पर दो दिशाएं जो है आ जा रही हैं, दो दिशाएं जो है उत्पन्न हो जा रही हैं। तो आप बोल सकते हैं विद्युत बल रेखा क्या होती है, विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, क्योंकि उसके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं उत्पन्न हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं। तो इस प्रकार से ये आपका विद्युत बल रेखा है, इसे आप समझिए। एक बार और देख लीजिएगा, वीडियो को समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अगला हम देखेंगे यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। पिछले कक्षा 11वीं में हमने जड़त्व का आघूर्ण पढ़ा होगा, उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। चलिए देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझिएगा क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पर
दो बिंदु है, ठीक है, ये कोई बिंदु है ए बी जहाँ पर प्लस क्यू चार्ज और क्या है यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, और इनके बीच की दूरी हमने क्या माना थी 12 माना, ठीक है। और यहाँ पर हम इनका ओ, ठीक है, उदासीन बिंदु, ठीक है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव अवघूर्ण क्या होता है आप समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है विद्युत द्विध्रुव अवघूर्ण, क्या होता है समझिएगा। देखिए विद्युत द्विध्रुव अवघूर्ण को हम किससे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे जी, हम इसे पी से डिनोट करेंगे। और विद्युत द्विध्रुव अवघूर्ण क्या होता है, दोनों आवेश क्या है परिमाण में बराबर है, ठीक है। भले इनमें चार्ज अलग अलग हो, ठीक है, इसमें साइन अलग अलग हो, लेकिन ये परिमाण में क्या है समान है। तो क्यू और इनके बीच की दूरी का गुणनफल, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अच्छा विद्युत द्विध्रुव अवघूर्ण क्या है, एक प्रकार का सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो लंबाई आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो लंबाई और जो आवेश है, ये लंबाई और ये जो आवेश है ये एक्चुअल में अदिश राशि है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लंबाई और ये आवेश क्या है अदिश राशि है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव अवघूर्ण को हम सदिश क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो निश्चित होती है। फिर से बोल रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव अवघूर्ण एक सदिश राशि है। यहाँ पर लंबाई और आवेश अदिश होने के कारण जो सदिश क्यों है, तो क्यों है क्योंकि उसकी जो दिशा है उसमें जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसमें क्या है वहाँ निश्चित है। इसकी जो दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो क्या है, वो निश्चित होने के कारण क्या है यह एक सदिश राशि है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से वेक्टर का साइन लगाए हैं 2ql, ठीक है। ये फॉर्मूला आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो आप परिभाषा क्या बोल सकते हैं, परिभाषा बोल सकते हैं कि आवेश, दोनों आवेशों का कोई एक आवेश ले लीजिएगा क्योंकि परिमाण में बराबर है, तो आवेशों और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव अवघूर्ण कहते हैं, ठीक है। आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहेंगे जी, विद्युत द्विध्रुव अवघूर्ण कहते हैं, ठीक है। इसी के कॉन्सेप्ट पर हम क्या पढ़ेंगे, अक्षीय और निरक्षीय पढ़ेंगे। तो आप बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अक्षीय स्थिति क्या होता है और निरक्षीय स्थिति क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो आप समझेंगे क्या होता है अक्षीय स्थिति क्या है, ठीक है। एक्साइल पोजीशन कहते हैं इसको, अक्षीय स्थिति। थोड़ा सा लंबा बनेगा डेरिवेशन, समझिएगा। एक्सियल पोजीशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं, फिगर देखिएगा। यहाँ पर दो बिंदु हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी दो बिंदु हैं और जिनकी बीच की दूरी हमने 12 माना है। क्या माना है, 12 माना है। और यहाँ पर ए पर प्लस आवेश है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, और यहाँ पर जो है उदासीन है, ये उदासीन बिंदु है या मध्य बिंदु है जिसे मैंने ओ नाम दिया है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए से बी के अक्ष को मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक एकांक धनावेश पी जो है यहाँ पर रखा हूँ। फिर से समझेंगे, दो बिंदु है ए और बी जहाँ पर प्लस के और माइनस के आवेश है, इनके बीच की दूरी जो है हम 12 लिए है, और यहाँ पर एक उदासीन बिंदु ओ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर मुझे अच्छी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। इस जगह को मैंने पी लिया है और ये क्या है एकांक धनावेश है अपने में। तो ये क्या है, ये एकांक धनावेश पॉजिटिव चार्ज होता है, ये माइनस क्यू है, तो क्या करेगा एक दूसरे को ये आकर्षित करेगा, तो ई माइनस क्यू आकर्षित। जबकि ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस है, तो क्या करेगा इसको प्रतिकर्षित करेगा ई प्लस क्यू, ठीक है। ओ से लेकर पी तक की दूरी को हम आर मान देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बड़े ध्यान समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ई माइनस क्यू के लिए हम निकालते हैं, ई माइनस क्यू पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप के नियम से 1/4πε0 क्यू बाई, अब यहाँ पर ई माइनस क्यू के हम निकालें, ठीक है। तो बी पी का स्क्वायर, बी पी का स्क्वायर समीकरण है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज यहाँ पर है कि इसमें आपको क्या बताना है, दिशा को बताना है। किसको बताना है, दिशा को।
तो दिशा क्या है इसके, पी से बी की ओर है, तो आप इसको लिख सकते हैं पी से बी की ओर, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है जी। आगे देखिए, आगे इसको हम बनाते हैं ई माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बी से पी के बीच का वैल्यू जो है हम लिखेंगे। देखिए ओ से पी क्या है, आर है, ओ से पी तक क्या है, आर है, और यहाँ ओ से बी तक हमने ये देखिए क्यों मिला, तो ये एल होगा, ये भी क्या होगा, एल होगा। ठीक है, तो यदि हम इतने वैल्यू में, ध्यान समझिए, ये पूरा ओ से पी में यदि हम ओ बी को माइनस कर देते हैं तो हमको बी पी मिल जाएगा। फिर से देखिए, ओ पी है ये, ठीक है, ये ओ पी में हम देखिए, ये पूरा ओ पी में हम क्या करेंगे, इतना को माइनस करते हैं, इतना को, तो हमें इतना वैल्यू गिवन हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ठीक है, क्या है, ये पूरा वैल्यू आर है, आर माइनस एल, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर, समीकरण 1। ठीक है, आगे चलिए देखिए ई प्लस क्यू के लिए। ठीक है, उसमें हम लिखते हैं ए प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए पी का स्क्वायर। ठीक है, ए पी का स्क्वायर। इसकी दिशा भी कैसे होगी, ए से पी की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए पी की ओर। ठीक है, दिशा आपको बताना बहुत जरूरी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे देखिए ई प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब देखिए ओ से पी तक का वैल्यू तो आर है, ठीक है, हमें ए और हमें क्या ए से पी बोले तो हमको यहाँ तक का वैल्यू हमें गिवन है एल है, तो इसमें हम जोड़ देंगे, आर में देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमको ए और पी का मान पता चल जाएगा। ठीक है, आर प्लस एल का स्क्वायर, समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया विद्यार्थियों, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए अब हम क्या निकालेंगे, इसका हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम फिर से हम करते हैं, परिणामी तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए परिणामी तीव्रता क्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, E इक्वल्स टू, ठीक है, हम बड़े से क्या करेंगे, छोटे को अब घटाएंगे। तो अब इसमें बड़ा कौन है ये देखना है। तो देखिए जिसका हर क्या होता है, बड़ा होता है, उसका मान वो क्या होता है, अपने आप पे छोटा होता है। जिसका हर क्या होता है, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये प्लस है, मतलब इसका हर क्या है, बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो इसका मान क्या होगा, छोटा होगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि ए से पी, ठीक है, ए से पी के बीच की जो दूरी है, ये एक दूसरे को बहुत ही कम बल से एक दूसरे को की ओर आकर्षित है, मतलब बहुत कम बल लगेगी इनके बीच और बी से पी के बीच ये दोनों एक दूसरे के क्या नजदीक है, तो इनके बीच क्या लगेगा, अधिक बल लगेगा। कैसे लगेगा, अधिक बल, मतलब ये कम दूरी पर है, तो इनके बीच क्या लगेगा, ज्यादा बल लगेगा, जबकि इनके बीच क्या लगेगा, कम बल लगेगा। तो आप बोल सकते हैं ई माइनस क्यू क्या है, बड़ा होगा। ई माइनस क्यू क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़े से आप क्या कीजिए, छोटे को घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए ई माइनस क्यू क्या है, बड़ा है। ठीक है, किससे बड़ा है जी, ई प्लस क्यू से। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है आप सभी को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चलिए आगे बनाते हैं। ए इक्वल्स टू ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू। ये ई माइनस क्यू है, ये ई प्लस क्यू है। इन दोनों में क्या चीज़ है जो कॉमन है, तो वो है 1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू। इसको कॉमन ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू क्या है, सिमिलर है, सब में कॉमन है, सेम है, तो एक बार लिख लीजिए उसको। और क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए ए इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है, कौन सा सूत्र देखिए, नीचे तो पहले एलसीएम लिख लीजिए, एलसीएम लिख लीजिए, नीचे जो है r माइनस एल का स्क्वायर, सॉरी नीचे जो है a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और एक बार लिख लीजिए इनके घातों को। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, r प्लस एल का स्क्वायर, और यहाँ होगा r माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है, a इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है, वो सूत्र कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ। ठीक है, a प्लस बी का ऑल स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी का ऑल स्क्वायर जो होता है 4ab होता है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 4 का 4, ए हमने आर को माना है और बी किसे माना है हमने एल को, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं नीचे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमने क्या किया, इसको हमने लिखा है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। चलिए आगे लिखते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। a इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये 4 है, 4 को हम दो गुणा 2 करके भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। क्यों लिखेंगे बताऊंगा अभी, ठीक है। ये 4 को हम 2 लिख रहे हैं एक बार, और 2 और ये q और ये l मल्टीप्लाई में सर, और ये इस 2 और r, ठीक है। देखिए 2 2 नहीं 4 हो गया, एक q का q, l का l, r का r, ठीक है। नीचे में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे a इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2ql को हम क्या लिखते हैं, p लिखते हैं, तो 2p, 2 का 2 और 2ql को हम p लिखते हैं, p और ये r का r। एक है इसके लिए सूत्र है, ठीक है। ये क्या फाइनल जो है इसके लिए क्या है जी, सूत्र है। समझ में आ गया आप सभी को। यदि मान लीजिए यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर देते हैं, कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। क्या कंडीशन, यदि आप मान लीजिए यदि जो है 12 क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, 8 से। 12 क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, 8 से छोटा है। ये जो 12 है ये 8 से क्या है, छोटा है, तब आप क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो एल है ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर R2 और 2 क्या हो गया, 4 होगा, 2 क्या, ये 2 और ये स्क्वायर वाला तो 2 4 होगा, तो r की पावर 4 और ऊपर में एक r है, तो ऊपर का एक और नीचे की r कट जाएगा, तो क्या होगा 2p बाई r का क्यूब। फिर समझा रहा हूँ, देखिए R2 है, ये 2 2 4 हो जाएगा और ऊपर में एक r है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा वहाँ R3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है, बहुत ईजी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके आगे हम देखते हैं, अच्छी के बाद हम देखेंगे निरक्षी स्थिति, ठीक है। ये भी इजी है, बड़े ध्यान से समझिएगा, सब इजी है, अगर आप अच्छे से थोड़ा समझते हैं तो कठिन कोई नहीं है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति, ठीक है। निरक्षीय स्थिति, ठीक है जी। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। निरक्षीय स्थिति, इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहा जाता है, ठीक है। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। चलिए देखिए, समझिएगा, यहाँ पर 2 बिंदु हैं A और एक बिंदु है B, ठीक है। और इसका मध्य बिंदु या उदासीन बिंदु है O, ठीक है। इनके बीच की दूरी या प्रभावकारी लंबाई मैंने क्या माना जी, 2l माना, ठीक है। और यहीं पर जो है एक उदासीन अक्ष लिया है, जिसकी दूरी मैंने क्या माना है, यहाँ पर r माना है। और इसी उदासीन अक्ष पर यहाँ पर एक एकांक धनावेश जो है मैंने रखा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर भूल गए, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ क्या है जी, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। यहाँ प्लस क्यू चार्ज और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पर मैंने एकांक धनावेश रखा हुआ है और ये उदासीन अक्ष है, और इस उदासीन अक्ष की जो दूरी है उसे मैंने क्या माना है, r माना है। ये प्रभावकारी लंबाई 2l, ये क्या है, o है, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो क्या करेगा, ये एक दूसरे को ये क्या करेगा जी, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षित, जब ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं E प्लस क्यू और ये क्या होगा, E माइनस क्यू, ठीक है। इसकी जो दिशा है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं, 12 तो इसको आप L बोलेंगे, इससे भी ये क्या होगा, ये भी L, ठीक है। यहाँ पर मुझे परिणामी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर एक कोण बनेगा, ठीक है। कैसा कोण बनेगा, ये एक बहिष कोण है, और जो बहिष कोण होता है दूरस्थ अंतः कोण, या ये क्या है, थीटा कोण है, और ये भी क्या है, थीटा कोण है। तो बहिष कोण क्या होता है, किसी त्रिभुज के दूरस्थ अंतः कोणों का क्या होता है, वह योग होता है, ठीक है।
ठीक है। बहिष्कोण क्या होता है, दूरस्थ किसी त्रिभुज में दूरस्थ दो दूरस्थ अंतःकोणों का क्या होता है, अंतःकोणों का योग होता है, योग के बराबर होता है। ठीक है, योग के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या होगी, 2 थीटा होगा। क्या होगा ये, 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो क्या है जी, 2 थीटा। ठीक है, बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों की योग के बराबर होता है। ठीक है, बहुत इजी है, समझेंगे। अगर ये एल है, ये आर है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या होगा, ये कर्ण होगा। तो इसका कर्ण, तो इसका जो मान होगा वो होगा आर स्क्वायर प्लस एल। ठीक है, ठीक है जी, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, पाइथागोरस से। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 2 चित्र होंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए प्लस क्यू के लिए। ठीक है, ए प्लस क्यू। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए पी का स्क्वायर। दिशा में क्या होगा इसका, ए से पी की। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ई माइनस क्यू के लिए। ठीक है, ई माइनस क्यू के लिए। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, ये है आपका डी पी का स्क्वायर। ठीक है, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। इसकी जो दिशा है, इसकी जो दिशा है वो बी से बी की ओर, किधर है, बी से बी की ओर। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझेंगे, इस पूरे वैल्यू में हर एक चीज समान दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यदि आमने सामने का जो कोण होता है, यदि वो बराबर होता है, यदि आमने सामने का जो कोण है वो क्या होता है, बराबर होता है, तो आमने सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। यदि आमने सामने का कोण बराबर होता है तो आमने सामने की भुजा भी क्या होती है जी, बराबर होता है। मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए पी बराबर है किसके, बी पी की। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। मतलब ई प्लस क्यू भी क्या है, बराबर है किसके भी, ई माइनस क्यू का। ठीक है, और जो क्या होते हैं अच्छा देखिए, ये दोनों बराबर तो हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ परिमाण में बराबर है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए। ठीक है, ये किस में बराबर है, परिमाण में बराबर है, दिशा में बराबर नहीं है। परिमाण में क्या है, ये बराबर है, दिशा में अलग। देखिए इसकी दिशा क्या है इधर, जबकि इसकी दिशा क्या है इधर, लेकिन किस में बराबर है जी, परिमाण में बराबर है। और आप कक्षा 11वीं में एक फॉर्मूला पढ़े थे चैप्टर 2 में, यदि किसी दो सदिश हैं, मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो यदि ये क्या है कि जो दिशाएं हैं, सॉरी, यदि ये परिमाण में क्या है, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, परिमाण में यदि क्या है, बराबर होते हैं, तो इसका जो परिणामी सदिश होता है वो क्या होता है, आर बराबर 2, दोनों में से एक सदिश ए कॉस थीटा बाई 2। ये क्या होता है, ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, कक्षा 11वीं का एक फॉर्मूला है। ठीक है, यदि कोई दो सदिश है, ठीक है, और दोनों सदिशों का ये यहाँ पर क्या है, ये दोनों सदिश क्या है जी, आपस में इस तरीके से बराबर है। ठीक है, तो उसके यदि हम उसका परिणामी सदिश निकालेंगे तो क्या होगा, 2, दोनों में से एक सदिश, यहाँ भी लिख सकते हैं आप, और कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे हल करते हैं, समझिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी फॉर्मूले से बनाते हैं। ठीक है, इसका परिणामी हमने क्या माना, यहाँ पर ई माना है। ठीक है, तो ई इक्वल्स टू 2 का 2 ए, दोनों में इसको ये एक लिख सकते हैं, मैं इसको लिख ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ई प्लस क्यू और कॉस। ठीक है, थीटा का मान यहाँ पर क्या है, 2 थीटा है, 2 थीटा बाई 2। ठीक है, आगे देखिए, ई इक्वल्स टू 2 ई प्लस क्यू का मान देखते हैं। ठीक है, ई प्लस क्यू का मान क्या होगा, ठीक है, ई प्लस क्यू का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए पी का स्क्वायर। तो ये ए और पी है, ए पी का स्क्वायर मतलब क्या है, रूट, अच्छा ए पी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर है और ये रूट है, ये स्क्वायर है जी, और ये क्या है, रूट है, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर से रूट क्या हो, कैंसिल हो, जो वैल्यू है उसे हमने लिख दिया। ठीक है, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, वैसे ही तो कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये आधार है एल, आधार क्या है जी, एल है, और कर्ण क्या है यहाँ पर, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो रूट को हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और रूट को हम जो है 1/2 की क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखिए, 2QL को हम P लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या है बताइए। ठीक है, P क्या है जी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 की वैल्यू का मान हम जानते हैं क्या होता है, T होता है। और यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों गुणा में भी हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक है, ठीक है, और ये इनका आधार क्या है, समान, आधार समान है, तो एक बार लिखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसके घात को जोड़िए, तो इसके जोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2 और ये होगा 3/2, क्या हो जाएगा ये 3/2 करके बता रहा हूँ। देखिए 1 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे क्या होगा 2, और ये 2 1 कम 2, ठीक है, और ये क्या होगा 3/2, इसी को मैंने यहाँ क्या किया है, पुटअप किया, ठीक है। हाँ ठीक, यही क्या है इसका सूत्र है, इसके लिए क्या है ये, इसके लिए क्या है ये निरक्षीय स्थिति की, यही क्या है जी सूत्र है। यदि मान लीजिए 12 क्या है जी, 12 क्या है, 12 जो है छोटा है, किससे छोटा है, 8 से, ठीक है, 8 से क्या है छोटा है, तब क्या होगा, ये जो एल है ये नेग्लेजिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एल नेग्लेजिबल हो जाएगा, क्या बचेगा इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी बाई ये आर स्क्वायर, देखिए ये स्क्वायर है और ये 3/2 है, तो ये 2 और ये लोग कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये कंडीशन अप्लाई है, ठीक है, कंडीशन में ऐसा होगा निरक्षीय स्थिति, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक और टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान समझिए आप। देखिए अभी हमने देखा अच्छी स्थिति में अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति, ठीक है, ये हमने अभी क्या किया देखा, ठीक है। मैंने इसे जो है ए मान रहा हूँ और इसे मैं क्या मान रहा हूँ ए। आप देखिए उसके फॉर्मूला में यहाँ पर क्या था, 2 था, उसके सूत्र में क्या था, यहाँ पर 2, जबकि इसके में नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें अच्छे निरक्षीय में क्या समय है, तो आप बोल सकते हैं कि जो अच्छी स्थिति होती है, ठीक है, जो अच्छी स्थिति होता है उसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निरक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र तीव्रता का 2 गुना होता है, ठीक है, क्या होता है 2 गुना होता है, ठीक है। अच्छी स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र तीव्रता का 2 गुना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके लिए छोटा सा ये रिलेशन है, ठीक है, बहुत इजी है ये, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज जो है यहीं तक जो है हम इस लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं, आगे का लेक्चर जो है हम कल पूरा करेंगे, तो इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।